Today is the last day of this chapter, internal control, check and audit. इसको आज हम फिनिश कर देंगे. Internal audit. इसकी डेफिनेशन और मीनिंग हम कल कर चुके हैं. इंटरनल ऑडिट क्या होता है? इंटरनल ऑडिट जब समय समय पर अकाउंट्स का ऑडिट किया जाता है और जो ऑडिट कंपनी के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के खुद के एम्प्लॉइज जो हैं वो जब अकाउंट्स की जांच करते हैं तो उसे कहा जाता है इंटरनल ऑडिट. जो पर्सन्स इंटरनल ऑडिट करते हैं उन्हें आप इंटरनल ऑडिटर कहते हैं. और ये जो इंटरनल ऑडिटर है इसके लिए सीए होना अनिवार्य नहीं है. ठीक है जी. और इसके इंटरनल ऑडिट के हमने उद्देश्य कर लिए थे, कल ऑब्जेक्ट्स कर लिए थे. आज हम करेंगे क्वालिफिकेशन ऑफ इंटरनल ऑडिटर. क्वालिफिकेशंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर. क्या योग्यता होनी चाहिए इंटरनल ऑडिटर की? हाँ जी, इन द चैट बॉक्स प्लीज बताएंगे. क्या इंटरनल ऑडिटर का चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है? चार्टर्ड अकाउंटेंट होना या कॉस्ट अकाउंटेंट होना जरूरी है? टेल मी वेरी क्विकली इन द चैट बॉक्स. रविंदर, ऋषभ, रोमन. गर्ल्स आर यू स्लीपिंग? निशु. नो. रविंदर अकाउंट्स की नॉलेज हो. ठीक है रविंदर. रविंदर ने बहुत सही आंसर दिया है. इंटरनल ऑडिटर का सीए होना जरूरी नहीं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की नॉलेज हो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की नॉलेज हो, ऐसा व्यक्ति योग्य होता है इंटरनल ऑडिट करने के लिए. ठीक है जी. तभी तो वो ऑडिट कर पाएगा. जब उसको अकाउंट्स के बारे में नॉलेज ही नहीं है तो वो ऑडिट कैसे कर पाएगा? ठीक है जी. ये तो थी छोटी सी बात. नेक्स्ट कम्स योर requisites. Requisites of an efficient internal audit department. क्या होते हैं requisites? Requisites का मतलब है आवश्यक गुण. तो कहने का मतलब क्या है कि जो एक कुशल इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होता है एक कुशल ऑडिट डिपार्टमेंट के क्या आवश्यक गुण होते हैं? आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल ऑडिटर हैं. ये देखिए, आपकी क्लास में से कुछ बच्चों को इंटरनल ऑडिट की टीम बना दी है हमने. ये है एबीसी कंपनी. ये है एबीसी कंपनी. और एबीसी कंपनी में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं. ये देखिए, ये है सेल्स डिपार्टमेंट. यहाँ पे सारे सेल्स डिपार्टमेंट के लोग बैठे हैं. ये है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. यहाँ पर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं. दिस इज परचेज डिपार्टमेंट.
परचेज डिपार्टमेंट गुड्स परचेज करके बाकी डिपार्टमेंट्स को देता है। दिस इज अकाउंट्स डिपार्टमेंट, यहाँ पर अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। दिस इज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, लोगों को नौकरी पे लगाना, उनकी प्रमोशन करना ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम है। और ये रहा आपका इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, यहाँ पर आप लोग बैठे हैं, आपकी क्लास के कुछ लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं। ठीक है जी, आइए रैंडमली उठाते हैं। यहाँ पर जो सबसे मेन जो इंटरनल ऑडिटर बैठा है वो एक पर्सन है। मान लीजिए रोमन इज द इंटरनल ऑडिटर, और इसके अंडर आपकी क्लास के और लोग हैं जो कि रोमन को सपोर्ट करते हैं, रोमन की हेल्प करते हैं। अदर स्टाफ, इंटरनल ऑडिट स्टाफ, मान लीजिए इसमें रवि है, रविंदर जीत है, संजना, पूजा, संचिता, ये लोग हैं बेटा। ये क्या कर रहे हैं, इस इंटरनल ऑडिटर को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर अकेला काम नहीं कर सकता, तो इसकी हेल्प के लिए इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में बाकी स्टाफ भी है। हाँ जी, ऋषभ हैंड रेज कर रहे हैं। ऋषभ कह रहे हैं मैम ने मेरा नाम नहीं लिखा, मैं मैम से नाराज हूं। ये हैं जी ऋषभ। ना जी ना, नाराज नहीं होना बेटा। ठीक है, ये आपका मैंने इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बना दिया। अब इस ऑडिट इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के क्या आवश्यक गुण होने चाहिए जिससे कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को सक्सेस मिलेगा, सफलता मिलेगी और एबीसी कंपनी को फायदा होगा? क्या आवश्यक गुण होने चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, एडिक्वेट एंड कॉम्पिटेंट स्टाफ। एडिक्वेट एंड कॉम्पिटेंट स्टाफ, ये क्या होता है मैम? एडिक्वेट का मतलब होता है बेटा पर्याप्त, पर्याप्त मात्रा में। अगर यहां पर हम सिर्फ एक या दो व्यक्ति ही रखते तो उसे हम पर्याप्त स्टाफ नहीं कहते, क्योंकि देखिए इंटरनल ऑडिट बड़ा काम है, डे टू डे बेसिस पर होना है, तो स्टाफ तो चाहिए। एक या दो व्यक्तियों से ये काम नहीं चलेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के साइज के हिसाब से, मान लीजिए एबीसी कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो बड़ी कंपनी की ट्रांजैक्शंस भी ज्यादा होंगी। भाई जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उतना बड़ा इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होगा, उतना ही ज्यादा इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में स्टाफ नियुक्त करना पड़ेगा। और अगर एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका टर्नओवर ज्यादा नहीं है, जिसकी ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा नहीं है, वहां पे दो या तीन लोग भी काफी होंगे। तो जो इंटरनल ऑडिट स्टाफ है वो पर्याप्त है या नहीं, ये डिपेंड किस चीज पर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है। सो ऑर्गेनाइजेशन के साइज के हिसाब से जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है वहां पर जो स्टाफ है वो एक तो पर्याप्त होना चाहिए। सिर्फ पर्याप्त होना ही काफी नहीं है। आपने 10-20 लोग इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में बिठा तो दिए, लेकिन पूरा दिन गपशप करके चाय कॉफी पीकर निकल जाते हैं ऑफिस से और कुछ काम नहीं करते, निकम्मे हैं। ऐसा स्टाफ नहीं होना चाहिए। स्टाफ पर्याप्त भी होना चाहिए, साथ ही साथ सक्षम होना चाहिए। कॉम्पिटेंट मतलब सक्षम। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में जो कर्मचारी बैठे हैं ना सिर्फ पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए बल्कि सक्षम भी होने चाहिए। उनको अकाउंटिंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, काम करने के लिए तत्पर रहने चाहिए, सक्षम होने चाहिए, उनमें योग्यता होनी चाहिए काम को करने की। ठीक है जी, तो
क्वालिफाइड होना चाहिए स्टाफ, क्वालिफाइड स्टाफ। क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है? योग्य। जो कर्मचारी हैं वो योग्य होने चाहिए। उनको इंटरनल ऑडिट की टेक्निक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इंटरनल ऑडिट की टेक्निक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये भी इंश्योर करना चाहिए कि ये जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में लोग बैठे हैं, रोमन, रवि, रविंदर जीत, संजना, पूजा, संचिता, ऋषभ, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाए। इनको काम देने से पहले ट्रेनिंग भी दी जाए। यह सुनिश्चित करें कि ऑडिट स्टाफ की ट्रेनिंग का प्रबंध किया जाए। ट्रेन्ड स्टाफ होना चाहिए जिनको हर चीज के बारे में नॉलेज हो। ठीक है जी। और क्या योग्यता होनी चाहिए एक कुशल इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में? और क्या आवश्यक गुण होने चाहिए? सफिशिएंट फ्रीडम। सफिशिएंट फ्रीडम, ये क्या होता है सफिशिएंट फ्रीडम? सफिशिएंट फ्रीडम का मतलब है पर्याप्त आजादी। देखिए, ऑडिटर चाहे कोई सा भी हो, चाहे इंटरनल ऑडिटर हो, चाहे एक्सटर्नल ऑडिटर हो, स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, किसी भी तरह का ऑडिटर हो, एक सक्सेसफुल ऑडिट तभी होता है जब जो ऑडिटर है वो उसको आजादी हो, हर चीज करने की आजादी हो, उसके ऊपर किसी का दबाव ना रहे। जो ऑडिटर है वो हमेशा एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, जिसका ऑर्गेनाइजेशन में किसी के साथ कोई लेना देना, कोई लिंक किसी तरह का ना हो। वो एक निष्पक्ष व्यक्ति होना चाहिए। यदि एक ऑडिटर निष्पक्ष नहीं है, यदि एक ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं है, उसके पास आजादी नहीं है, या वो किसी के दबाव में आकर काम कर रहा है, तो ऐसे में उसका जो ऑडिट का काम है वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। इसीलिए ऑडिटर चाहे कोई सा भी हो, उसके पास इंडिपेंडेंस, उसके पास आजादी होनी चाहिए, अपना काम खुद करने की और किसी के दबाव में ना आने की आजादी होनी चाहिए उसके पास। सो ये जो सफिशिएंट फ्रीडम वाला कंसेप्ट है, ये इंटरनल ऑडिटर के केस में भी आता है कि जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, पूरे डिपार्टमेंट के पास पर्याप्त आजादी होनी चाहिए काम करने की। ठीक है जी। ताकि वो अपना प्लान, पर्याप्त आजादी किस चीज की? अपना प्लान, अपने काम का प्लान, अपने काम का प्लान। व्हाट इज प्लान? योजना। अपने काम का प्लान खुद बनाने की आजादी। ठीक है जी। तो इसको ना हम 3 हिस्सों में बांट देते हैं कि आजादी किस किस चीज में होनी चाहिए। 3 चीजों में आजादी होनी चाहिए। पहली आजादी होनी चाहिए योजना बनाने की, फ्रीडम टू प्लान, योजना बनाने की आजादी। दूसरी आजादी होनी चाहिए फ्रीडम टू रिपोर्ट। और तीसरी आजादी होनी चाहिए फ्रीडम रिगार्डिंग डिवीजन ऑफ ड्यूटी। फ्रीडम रिगार्डिंग डिवीजन ऑफ ड्यूटी। फ्रीडम टू प्लान, फ्रीडम टू प्लान में क्या है? योजना खुद बनाने की आजादी। कौन सी टेक्निक्स लगाकर इंटरनल ऑडिट का काम करना है, कौन सी तकनीकें लगानी है अपना काम करने के लिए,
इस चीज का प्लान बनाने की आजादी होनी चाहिए इंटरनल ऑडिटर को। आइए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट इज फ्रीडम टू प्लान। इसमें क्या आएगा? अपने कार्यों की योजना बनाने की आजादी। टेक्निक्स, कार्य करने के लिए टेक्निक्स चुनने की आजादी। भाई कौन सी तकनीकें लगाकर इंटरनल ऑडिट का काम किया जाएगा, ये तकनीकें आपको कोई और नहीं बताएगा आकर, आप खुद चुनेंगे। इस चीज की आजादी होनी चाहिए। ठीक है जी। सेकंड, फ्रीडम टू रिपोर्ट। फ्रीडम टू रिपोर्ट, ये जो इंटरनल ऑडिटर है, देखिए इंटरनल ऑडिटर को अपने काम की रिपोर्ट जमा करवानी होती है किसे? मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रबंधन है उसको अपनी रिपोर्ट जमा करवानी होती है कि हमने इंटरनल ऑडिट करते वक्त ये कमियां हमें पता चली, तो ये रिपोर्ट जमा करवानी है इंटरनल ऑडिटर ने किसके पास? ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट के पास, प्रबंधन के पास रिपोर्ट जमा करवानी है। ठीक है जी। अब मैनेजमेंट में कौन बैठा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये टॉप मैनेजमेंट है। और उसको फिर आजादी किस बात की होनी चाहिए? आजादी इस बात की होनी चाहिए कि उसको किसी भी स्टाफ मेंबर से रिपोर्ट करते हुए कोई दबाव महसूस ना हो। आजादी इस बात की होनी चाहिए। आजादी किस बात की? आजादी इस बात की कि रिपोर्ट करते वक्त इंटरनल ऑडिटर को जो वहां पर जूनियर स्टाफ बैठा है, जूनियर स्टाफ ही तो है जो काम करता है, जूनियर स्टाफ जो निचले लेवल का स्टाफ है, गलतियां अगर करी होंगी तो उन्होंने करी होंगी। अब जूनियर स्टाफ में मान लीजिए यहाँ पर कुछ कोई पर्सन्स बैठे हैं, यहाँ पर ABC पर्सन्स बैठे हैं और ये लगातार गलतियां कर रहे हैं और इंटरनल ऑडिटर डिपार्टमेंट को पता है कि ABC लगातार गलतियां कर रहे हैं। ये है जूनियर स्टाफ, निचला स्टाफ। तो इसकी रिपोर्ट, ABC की रिपोर्ट मैनेजमेंट के पास जाना जरूरी है, वरना ABC जो है वो फ्रॉड्स करते रहेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि ABC को पता चल जाए कि जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है ये जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इनकी कंप्लेंट करने वाला है, इनकी रिपोर्टिंग करने वाला है। तो ABC इंटरनल ऑडिटर के ऊपर दबाव बना सकते हैं, दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं कि किसी तरीके से जो हमारी कंप्लेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ना पहुंचे। सो ऑडिटर के पास क्या आजादी होनी चाहिए? इस बात की आजादी होनी चाहिए कि रिपोर्ट करते वक्त इंटरनल ऑडिटर को जूनियर स्टाफ की तरफ से, जूनियर स्टाफ की तरफ से, जूनियर स्टाफ यहां पर कौन है? ABC। जूनियर स्टाफ की तरफ से कोई दबाव, प्रेशर, कोई दबाव महसूस ना हो। ठीक है ना? चुपचाप जाकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बता दीजिए, ABC के मुंह लगने की जरूरत ही नहीं है। दबाव नहीं महसूस करना बच्चे, क्योंकि आपका काम क्या है? आप एक आजाद व्यक्ति हैं, आप एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति हैं।
हाँ जी, हमारे इंटरनल ऑडिटर रोमन, रवि एंड बाकी स्टाफ इंटरनल ऑडिट का। आपको दबाव महसूस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप एक आजाद व्यक्ति हैं। यदि आपको दबाव महसूस हुआ तो आप अपनी रिपोर्ट प्रॉपरली तैयार नहीं कर पाएंगे, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कमियां नहीं बता पाएंगे। जिस वजह से आपको नियुक्त किया गया है वो वजह जो है वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट इज फ्रीडम रिगार्डिंग डिविजन ऑफ ड्यूटी। फ्रीडम रिगार्डिंग डिविजन ऑफ ड्यूटी, काम का विभाजन। अब देखिए ये इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, इन्होंने आपस में काम डिवाइड करना है कि रोमन ये काम करेंगे, रविंदर जीत ये काम करेंगे, रवि इस तरह का काम करेंगे और संजना ये काम करेंगे। आपस में जो काम है उसको डिवाइड करना है। अब कौन सा पर्सन कौन सा काम करेगा ये डिसाइड करने की आजादी इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के पास होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं और डिपार्टमेंट से लोग आकर आपको बता रहे हैं कि ये काम जी ये इंसान करे। क्यों? कोई और डिपार्टमेंट क्यों बताएगा आपको? आपका एक इंडिपेंडेंट ऑडिट डिपार्टमेंट है, आपके ऊपर आप अपने हिसाब से जिस मर्जी बेसिस पर अपना काम डिवाइड करें, बाकी डिपार्टमेंट्स को बीच में इंटरफियर करने की जरूरत नहीं है। सो अपना काम आपस में डिवाइड करने की जो आजादी है वो होनी चाहिए इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के पास। ठीक है जी। सो जैसे ही इंटरनल ऑडिटर को ठीक लगे, इंटरनल ऑडिटर उपयुक्तता के हिसाब से, उपयुक्तता के हिसाब से स्टाफ में ड्यूटीज का विभाजन करे। इसकी आजादी होनी चाहिए उसके पास, इसकी आजादी। यदि ये आजादी नहीं है उसके पास तो एक इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट अच्छे से काम नहीं कर सकता। सो बेसिकली एक जो कुशल इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है उसमें क्या आवश्यक गुण होने चाहिए? एक तो पर्याप्त एवं सक्षम कर्मचारी होने चाहिए डिपार्टमेंट में। दूसरा, फ्रीडम होनी चाहिए, पर्याप्त आजादी होनी चाहिए। और आजादी किस किस चीज के लिए? योजना बनाने की आजादी, रिपोर्ट बनाने की आजादी और अपना काम आपस में डिवाइड करने की आजादी होनी चाहिए। ठीक है जी। अब प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ऑफ इंटरनल ऑडिट। आप इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में हैं, आप क्या प्रक्रिया या क्या कार्य प्रणाली के हिसाब से काम करेंगे? प्रक्रिया या कार्य प्रणाली, किस कार्य प्रणाली से आप इंटरनल ऑडिट का काम करेंगे? सबसे पहले तो आप लोगों को क्या देखना है? आप लोगों को ये देखना है कि काम करना क्या है, किस चीज की आपको क्यों रखा गया है। आप इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट हैं, ये देखिए आप इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट हैं। आपको ऑर्गेनाइजेशन में क्यों रखा गया है? आपको रखा गया है कि आप अकाउंट्स की जांच कर सके, ट्रांजैक्शंस की जांच कर सके, इसलिए रखा गया है। सो आपको सबसे पहले अपना काम क्लियर होना चाहिए। जब तक आपको अपने काम के बारे में क्लैरिटी नहीं है, आपको नहीं पता कि आपको किस चीज की जांच करनी है, तब तक आप काम कैसे शुरू कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपको जांच करनी है, जो चीज भी आपको एग्जामिन करनी है, उसको स्पष्टता से परिभाषित करें। अपने कार्य को स्पष्टता स्पष्टता से परिभाषित करें।
ठीक है जी। फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, whatever has to be investigated must be clearly defined. डिफाइन करें कि आपको क्या कार्य करना है। ठीक है जी। सेकंड, पॉलिसीज बनाइए, नियम, नीतियां, पॉलिसीज, टेक्निक्स एटसेट्रा बनाएं। काम करने के लिए नीतियां बनाएं। बिना रूल्स के, बिना नीतियों के आप काम नहीं कर सकते। किस तकनीक को यूज करके आपने काम करना है वो तकनीक बनाएं। ठीक है जी, बना ली। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या देखेंगे, आप कुछ ट्रांजैक्शंस चुनिए जिनकी आप जांच करेंगे। जिन ट्रांजैक्शंस की जांच, एग्जामिनेशन, आप एग्जामिनेशन करने के लिए बैठे हैं ना, तो जिन ट्रांजैक्शंस की जांच करनी है उन्हें चुनिए। सारे ट्रांजैक्शंस तो आप नहीं चेक कर सकते, तो जिन ट्रांजैक्शंस को आप चेक करना चाहते हैं उनको चुनिए। जो ट्रांजैक्शंस हो वो प्रतिनिधित्व करें बाकी ट्रांजैक्शंस की। चुनी गई ट्रांजैक्शंस बाकी सब ट्रांजैक्शंस का प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व मतलब रिप्रेजेंटेटिव हो, प्रतिनिधित्व करें। चुनी गई ट्रांजैक्शंस बाकी ट्रांजैक्शंस की रिप्रेजेंटेटिव हो। 100 में से आपको 50 ट्रांजैक्शंस चुननी है। ये 50 ट्रांजैक्शंस जो आपने चूज करी हैं, दे शुड बी रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधित्व करें ये बाकी ट्रांजैक्शंस का। ठीक है जी, और ये हमने टेस्ट चेकिंग में भी किया था। नेक्स्ट, जो भी ट्रांजैक्शंस आप एग्जामिन करें उन्हें शुरू से लेकर एंड तक करें एग्जामिन। ये जो 50 ट्रांजैक्शंस आपने चूज करी हैं, इनको बिगिनिंग टू एंड, शुरू से आखिर तक, शुरू से आखिर तक जांच करें इनकी। सारे ट्रांजैक्शंस तो आप नहीं चेक कर रहे, लेकिन जो 50 ट्रांजैक्शंस आप चेक कर रहे हैं, आप उनको शुरू से लेकर एंड तक एक एक चीज उनकी चेक करें ताकि कोई गलती ना रह जाए। उसके बाद यदि आपको कोई एरर्स मिलते हैं, यदि एग्जामिनेशन के दौरान, जांच के दौरान कुछ एरर्स, एरर्स क्या है, मिस्टेक्स, गलतियां, एरर्स मिलते हैं, उन एरर्स को 2 भागों में बांटे। उन एरर्स को 2 भागों में बांटे। कौन से भाग मैम? 2 भाग कौन से हैं? मेजर एरर्स, मेजर एरर्स एंड अदर एरर्स। मैम मेजर एरर्स क्या होता है? प्रमुख गलतियां, प्रमुख त्रुटि। जो मेन एरर्स हैं, बड़े बड़े एरर्स होते हैं, वो मेजर एरर्स होते हैं। एंड अदर एरर्स में आपके छोटे मोटे एरर्स आते हैं जिनको आप नजरअंदाज भी कर सकते हैं। यदि कोई बड़े एरर, कोई प्रमुख त्रुटियां पकड़ी गई हैं, उनको अलग से बांटने की जरूरत क्या है? क्योंकि जो प्रमुख त्रुटियां है ना बेटा, जो मेजर एरर्स होते हैं, मेजर एरर्स
प्रमुख गलतियां, इनके बारे में एग्जामिन करना बहुत जरूरी होता है। प्रमुख गलतियों के कारण जाने, कारण, कॉजेस, प्रमुख गलतियों के कारण, साथ ही प्रमुख गलतियों के प्रभाव क्या रहेंगे। यदि ये गलतियां ना सुधारी गई तो इनके प्रभाव क्या रहेंगे, इफेक्ट्स, एंड जिम्मेदार लोग, जिम्मेदार लोग, इन गलतियों के पीछे रिस्पॉन्सिबल लोग कौन हैं जिन्होंने ये गलतियां करी हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। ये गलतियां क्यों हुई, सबसे पहले वजह क्या है, गलतियां होने की वजह क्या है, इन गलतियों का प्रभाव क्या पड़ेगा, और ये गलतियां किन लोगों ने करी हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। प्रमुख त्रुटियों के केस में क्यों जरूरी है, क्योंकि यदि हमें ये सब चीजें नहीं पता चलेंगी तो ये प्रमुख गलतियां होती रहेंगी, इसीलिए इनकी जांच करना हो जाता है जरूरी। ठीक है जी। और प्रणाली, कार्य प्रणाली में आप क्या लिखेंगे, और आपकी कार्य प्रणाली में लास्ट में आता है इन द एंड, जब आपका काम खत्म हो जाए, इन द एंड आपको क्या करना होगा, आपको रिपोर्ट जमा करवानी होगी टू द मैनेजमेंट। कंपनी के प्रबंधन को आपको रिपोर्ट जमा करवानी होगी, जो जो काम आपने किया, जो जो गलतियां आपको मिली, उसकी रिपोर्ट जमा करवानी होगी। ठीक है जी। सो ये है बच्चे आपकी कार्य प्रणाली। यदि आप इंटरनल ऑडिट का काम कर रहे हैं तो आपको क्या कार्य प्रणाली आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले तो जो कार्य आपको करना है उसको स्पष्टता से परिभाषित करें, क्योंकि यदि आपको यही नहीं पता कि काम क्या करना है तो आप काम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। वो काम आप कौन सी नीतियां और कौन सी तकनीकें इस्तेमाल करके वो कार्य पूरा करेंगे, वो नीतियां और तकनीक बनाएं। तीसरा, जो भी ट्रांजैक्शंस की आप जांच करना चाहते हैं उनको चूज करें, उनको चुने, और जब आप ट्रांजैक्शंस को चुने तो इस बात का ध्यान रखें कि ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये बाकी सभी ट्रांजैक्शंस का प्रतिनिधित्व करें। नेक्स्ट, जो भी ट्रांजैक्शंस आपने चुनी हैं उन ट्रांजैक्शंस को शुरू से लेकर आखिर तक अच्छे से जांच करें। यदि एग्जामिनेशन के दौरान आपको कुछ गलतियां मिलती हैं तो उन गलतियों को दो हिस्सों में विभाजित करें, मेजर एरर्स एंड अदर एरर्स। मेजर एरर्स को डिटेल में एग्जामिन करें, विस्तृत रूप से उनकी जांच करें और ऐसा करने के पीछे वजह क्या है, ताकि इन प्रमुख गलतियों की के कारण पता लगाए जा सके, इन गलतियों के क्या प्रभाव रहेंगे और इन गलतियों को करने वाले लोग कौन हैं, इनका पता लगाया जा सके। एंड लास्ट इज, जब आपका काम खत्म हो जाए तो आप रिपोर्ट जमा करवाएं कंपनी की मैनेजमेंट को। ओके जी। सो लेट्स कम to the second last part of this chapter, advantages of internal audit। क्या फायदे हैं इंटरनल ऑडिट करने के, क्या फायदे हैं। सबसे पहले तो उद्देश्यों में से ही इसके पॉइंट्स निकल जाएंगे बेटा, हमने उद्देश्य करे थे इंटरनल ऑडिट के, उसी में से इसके पॉइंट्स निकल जाएंगे। इंटरनल ऑडिट से यह सुनिश्चित किया जा सकता है, इंटरनल ऑडिट द्वारा यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन की जो नीतियां हैं, पॉलिसीज,
ऑर्गेनाइजेशन की नीतियां, ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत, ऑर्गेनाइजेशन की नीतियां, सिद्धांत का पालन हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक इंटरनल ऑडिटर ही ये चेक करता है कि क्या जो ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी काम कर रहे हैं, क्या वो पॉलिसीज एंड रूल्स के मुताबिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है जी। और इंटरनल ऑडिट का क्या फायदा है? इंटरनल ऑडिट का क्या फायदा है कि एरर्स एंड फ्रॉड्स की संभावना को कम किया जा सकता है। जब आपको पता है कि एक व्यक्ति आपका काम चेक करने के लिए हर टाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठा है, तो आप गलतियां नहीं करेंगे। और इंटरनल ऑडिट से इंटरनल कंट्रोल आसान एवं असरदार बनता है। देखिए, आप इंटरनल कंट्रोल के बारे में तो अब तक भूल भी गए होंगे। इंटरनल कंट्रोल हमने इस चैप्टर में सबसे पहले स्टार्ट किया था। और इंटरनल कंट्रोल में मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो सर्कल है, ये सर्कल आपका इंटरनल कंट्रोल का होता है। और इंटरनल कंट्रोल के अंदर ना सिर्फ इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट आता है, बल्कि अदर कंट्रोल्स भी आते हैं। बताया था मैंने आपको इस सर्कल के बारे में। इस सर्कल को थोड़ा हम बड़ा करके यहाँ पर दोबारा से बनाते हैं। ये इंटरनल कंट्रोल का सर्कल है बेटा आपका, इंटरनल कंट्रोल। और इंटरनल कंट्रोल में ना सिर्फ आपका इंटरनल चेक आता है, इंटरनल ऑडिट भी आता है, और साथ ही साथ इसमें अदर कंट्रोल्स भी आते हैं। तो इंटरनल कंट्रोल का जो स्कोप है, जो क्षेत्र है, वो इन सब से बड़ा है। सो यहाँ पर वो यही बात कह रहा है कि जो इंटरनल ऑडिट है, उसकी वजह से इंटरनल कंट्रोल का जो काम होता है वो आसान एवं असरदार हो जाता है, क्योंकि ऑडिट के बिना जो इंटरनल कंट्रोल है वो नहीं चल पाएगा। एंड लास्ट इज इंटरनल ऑडिट से क्या पता चलता है बेटा? इंटरनल ऑडिट से शॉर्टकमिंग्स, शॉर्टकमिंग्स क्या है? कमियां, कमियां पता चलती हैं, कमियों का पता लगाया जा सकता है, एवं उनके उनकी रोकथाम, उनकी रोकथाम के कदम उठाए जा सकते हैं। आप कमियों का पता लगा सकते हैं और उनकी रोकथाम के लिए कदम उठा सकते हैं। और भी पॉइंट्स आप लिख सकते हैं इसमें, उद्देश्यों से उठा लीजिए, ऑब्जेक्ट से। और पॉइंट्स भी निकल आएंगे बेटा। ये आपके फंडामेंटल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो सोच है वो कहाँ तक जाती है। हाँ जी अंकित, हो जाएगी बेटा आपकी अटेंडेंस मार्क। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इंटरनल ऑडिट के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? यदि इंटरनल ऑडिट स्टाफ, जो इंटरनल ऑडिटर का जो स्टाफ है, यदि इंटरनल ऑडिट स्टाफ ना खुश है, ना खुश, अनहैप्पी, ना खुश है,
उनकी सेवाएं लाभदायक नहीं रहेंगी। ठीक है ना, क्योंकि एक जो हैप्पी स्टाफ होता है वही अपना 100% दे पाता है। सो इंटरनल ऑडिट का जो स्टाफ है वो संतुष्ट होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए, ताकि वो अपनी जो सर्विसेज हैं वो अच्छे से दे पाए। दूसरा, जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इंटरनल ऑडिट को अफोर्ड नहीं कर सकती। इंटरनल ऑडिट को अफोर्ड नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इससे उनकी कॉस्ट बढ़ती है। क्योंकि इंटरनल ऑडिटर के स्टाफ को भी तो पैसे देने हैं। काजल, आई टेक जस्ट 2 minutes मोर। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस इसको अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि इससे उनकी कॉस्ट बढ़ती है। तीसरा, ये जो इंटरनल ऑडिट स्टाफ है ये मैनेजमेंट के साथ, प्रबंधन के साथ यदि मिल जाए, यदि मिल जाए तो इंटरनल ऑडिट का जो काम है वो सफर करता है। ठीक है जी, और ऐसा होता है क्योंकि इंटरनल ऑडिट स्टाफ जो है वो मैनेजमेंट ने ही अपॉइंट किया होता है। सो ऐसे पूरे पूरे चांसेस होते हैं कि जो इंटरनल ऑडिट स्टाफ है ये मैनेजमेंट के साथ मिल जाए। ठीक है जी, ऐसा करते हैं। वी हैव 2 more points लेफ्ट इन डिसएडवांटेजेस बट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम एंड यू हैव कॉस्ट अकाउंटिंग लेक्चर 2। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी 2 पॉइंट्स हम कल डिस्कस कर लेंगे एंड देन वील स्टार्ट अप विद द न्यू चैप्टर।